स्वागत है आपका द नॉलेज कैश के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं तुम्हारा केमिस्ट्री मेंटर क्षितिज रावत तुम्हारे लिए एक लेक्चर लेके आया हूँ, जो एक तरीके का हमारा रिवीजन सेक्शन होने वाला है, जिसमें हम वन शॉट लेकर आए हैं जीओसी का, क्लास 11 जीओसी, जो एक तरीके का बेस का काम करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्योंकि अगर तुम्हें जीओसी नहीं आएगी तो तुम रिएक्शन मैकेनिज्म या फिर रीजन जैसे चैप्टर्स पे नहीं पहुंच पाओगे। रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई, एमीन्स हो गए, कार्बोक्सी एसिड, एल्कोहल्स वगैरह। तो वो उन चीजों में कहीं ना कहीं मेरे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है मेरे पास जीओसी पार्ट 11। ठीक है। तो आज मैं वही चैप्टर लेके तुम्हारे सामने आ रखा हूँ। इसके अंदर मैं क्या क्या चीजें कवर करने वाला हूँ मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले हम पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पीवाईक्यूज वगैरह हैं, पीवाईक्यूज वगैरह हैं, और कुछ क्वेश्चन तुम्हारे लिए ढूंढ के लाया हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। अगर तुम्हें नहीं आते हैं, मैं एक 10-15 सेकंड का ब्रेक दूंगा, तुम्हें उस क्वेश्चन को करना है। अगर क्वेश्चन नहीं होता तो उसको मैं समझाऊंगा और उससे रिलेटेड थ्योरी भी समझाऊंगा। ठीक है। तो थ्योरी और क्वेश्चन दोनों का हमारे यहाँ पे होने वाले हैं। जिसको नहीं आता उसके साथ भी बेसिक से चीजें उठ के एडवांस तक जाएंगी। और सबसे पहले, माय नेम इज क्षितिज रावत, योर केमिस्ट्री मेंटर। सबसे पहले इस चैनल को द नॉलेज कैसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को कि यहाँ पे अच्छा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। और कमेंट करें अगर आपको कोई भी डाउट है। और हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज कैश को ज्वाइन करें। और अपना सोशल मीडिया को भी फॉलो करें, इंस्टाग्राम। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं बिना उसके। सबसे पहले हम हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जीओसी लेक्चर है अपना। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हम यहाँ पे क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं पहले ये देख लीजिए। हमारे अंदर सबसे पहले हमारे जीओसी चैप्टर है किस रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स वगैरह। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास रेजोनेंस इफेक्ट आ रहा होगा यहाँ पे। रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस हो गया, इंडक्टिव हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, इंडक्टिव इफेक्ट हो गया, और क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए। ठीक है। या फिर मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास मीजोमेरिक हो गया, मीजोमेरिक इफेक्ट। तो ये सारे क्या है मेरे पास, ये सारे हैं मेरे पास डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स जो मेरे पास जीओसी में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। इनसे रिलेटेड हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी, रेडिकल्स की स्टेबिलिटी, या फिर कार्बन नाइट्रेन, जितने भी मेरे पास कार्बोकेटाइन जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं, इन सबकी स्टेबिलिटी में सबसे मेन कारण क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स का। कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट प्लस आई है, प्लस आर है, माइनस आई है, माइनस आर है, प्लस एम है, माइनस एम है। क्या चीजें हैं, कौन सा कार्बोकेटाइन को स्टेबल कौन करेगा, कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कौन करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज कौन करेगा, कार्बन आयन को डिस्टेबलाइज कौन करेगा। ये सारी चीजें मेरे पास हम जीओसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स हो गए। इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास एसिडिक कैरेक्टर के होंगे, एसिडिक कैरेक्टर से रिलेटेड होंगे कि एसिडिक नेचर क्या होगा, ट्रेंड्स के क्वेश्चन होंगे। ठीक है। दूसरा बेसिक, बेसिक कैरेक्टर कि बेसिक नेचर क्या है ना, ये सारी चीजें। ठीक है। बेसिक कैरेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। और मेरे पास क्या होगा, है ना। और तीसरा हम क्या पढ़ने वाले हैं, और चीजें। हाँ, हमारे जो इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, रेडिकल्स, इन सब से रिलेटेड, इन सब से रिलेटेड इनके स्टेबिलिटी कंपैरिजन जो जेई मेंस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जेई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ के ट्रेंड, मतलब कंपैरिजन। तो इनमें कंपैरिजन क्वेश्चन बहुत आ जाए, जैसे बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप, या फिर बेंजीन की ऑर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट में अगर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दी तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ऑर्थो इफेक्ट वगैरह क्या होता है, सारी चीजें। ऑर्थो इफेक्ट कैसे, मेरे पास कार्बोक्सिल एसिड की स्टेबिलिटी, वो कार्बोक्सिल एसिड की मेरे पास एसिडिटी इंक्रीज करता है, वो सारी रिलेटेड चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। ये तो मैंने तुम्हें ओवरव्यू दे दिया कि हम क्या करने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है। ठीक है।
सबसे पहले क्वेश्चन हमारे वाला आ रहा है, ऑर्डर द ऑर्डर द बिलो मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम्हें कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोकटायन कौन सा है हमारा? CH2 पॉजिटिव। इसके नीचे एक लगा है OH ग्रुप, ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट है। इसके साथ क्या लगा है? CH2 प्लस, जिसके ऊपर प्लस होता है तो मैं पता ही होगा कार्बोकटायन होता है। कार्बोकटायन होता है तो मैं पता ही होना चाहिए तो यार। NH2 दूसरा। तीसरा मॉलिक्यूल CH2 प्लस, मेरे पास इसके साथ होगा CH3। और चौथा मॉलिक्यूल है मेरे पास मेरा CH2 प्लस एंड देन सी, बता 4। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, ठीक है। ओ सॉरी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन बतानी है। तो पहला ऑप्शंस ऑप्शंस बना देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन है, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ND, ये कर लो। तो ये मेरे पास, रुक जाओ, इसको सेकंड दे देते हैं। रोमन नंबर्स में लिख दिया तो रोमन। तो इनमें हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, जो हमने कार्बोकैटायन फॉर्म कर रखा है जो CH2 के ऊपर दिख रहा है, उसकी स्टेबिलिटी बतानी है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया हूँ। ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अपने जेई मेंस के एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। तो जेई मेंस में ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन करना होता है। तो इसमें भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का कंपैरिजन ही हो रहे हैं, ठीक है। तो करो इसे, ठीक है। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या चीज है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन, अगर मैं थोड़ी पहले थ्योरी देख लेते हैं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, ठीक है। अब कार्बोकैटायन है, मैंने कहा था क्वेश्चन देखेंगे उससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, पहले, और फिर क्वेश्चन करेंगे। कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, अगर मैं इसकी स्टेबिलिटी पे जाऊं तो इसको स्टेबलाइज कौन करता है? कार्बोकैटायन मेरे पास क्या होता है? एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन, एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। एक तरीके का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अब एक तरीके के इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, ठीक है। ये है मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करें इसे, है ना। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसे स्टेबलाइज कौन करेगा? जब इसके कोई इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे इस पे, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन, अब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है, कोई इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन फेंक के मारे, उसे इलेक्ट्रॉन दे दे, तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज होगा। किसी भी मॉलिक्यूल के पास, कोई भी जो मॉलिक्यूल है और एटम, है ना, वो अपनी न्यूट्रल स्टेट पे जा सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। न्यूट्रल स्टेट में न्यूट्रल स्टेट में सबसे ना स्टेबल होता है, ठीक है। हर एक मॉलिक्यूलर एटम अपनी न्यूट्रल स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। पर अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए कार्बोकैटायन जैसा, या नेगेटिव चार्ज आ जाए, कोई सा भी मेरे पास चार्ज आ जाए, तो वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल फील करता है। अब मेरे पास कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, जैसे तुम्हें दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है, तो इसे अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दूं, ऐसी स्पीसी जो इसे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी उससे स्टेबलाइज करेगी। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन कर सकता है? या तो +I के थ्रू, या +R के थ्रू, या +M के थ्रू, या +H हाइपोरफॉर्म के थ्रू। ये चार इफेक्ट है जो मेरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। और डिस्टेबलाइज कौन करेंगे? ये तो मेरे पास कर रहे होंगे स्टेबलाइज, समझ आ गए? डिस्टेबलाइज कौन करेगा?
डिस्टेबलाइज। तो डिस्टेबलाइज कौन कर रहा होगा? माइनस आर, माइनस आर, माइनस आई, माइनस आर, माइनस एम, और हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये सारे ग्रुप मेरे पास मेरे कार्बोटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अब ये तो पता ही होगा तुम्हें इंडक्टिव मेसोमेरिक की सारी चीजें क्या होती है। ठीक है, अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे पास अब यहाँ पे कौन सा ग्रुप है जो इसे स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले वाला ग्रुप उठाते हैं। इसमें क्या है? ओ एच। ओ एच क्या करता है मेरे पास? प्लस एम ग्रुप शो करता है। ठीक है, प्लस एम। ये देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये रहा, पूरा कॉन्जुगेशन करेगा। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ऑक्सीजन, तो प्लस एम शो करेगा। ठीक है, ये NH2, ये भी एक तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी प्लस एम शो करेगा। समझ आ गई? पर CH3 यहाँ पे, CH3 क्या करेगा मेरे पास? CH3 मेरे पास सिर्फ प्लस एस शो करेगा और थोड़ा बहुत प्लस आई शो करेगा। समझ आ गई? समझ आ गई? क्या कर रहा है ये CH3, क्या कर रहा है? और अगर मैं क्लोरीन के पास देखूं, ये मेरे पास सीधा सीधा माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है। अब मैंने कहा था माइनस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन को सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ट्रेंड में मेरे पास सबसे पीछे आ रहा होगा। समझ आ रही है? तो ट्रेंड में सबसे पीछे कौन सा आएगा? फोर्थ वाला। फोर्थ में कौन सा है? ये भी नहीं है, 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 ये भी नहीं, ये आ रहा है। समझ रहे हो? ये सबसे पीछे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन बन रहा है। ये ऑप्शन बन रहा है, बट अब देखो ट्रेंड में बाकी कौन बचे? बाकी बचे ये प्लस एम, ये प्लस एम, ये भी स्टेबलाइज करा होगा। पर याद रखना ट्रेंड क्या होता है? मीजोमेरिक ग्रुप, मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल हो रहा होता है। मीजोमेरिक के बाद मेरे पास रेजोनेंस आ रहा होता है। रेजोनेंस के बाद मेरे पास क्या आ रहा होता है? रेजोनेंस के बाद मेरे पास हाइपर कॉन्जुगेशन आ रहा होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव आ रहा होता है। समझ आ गई? तो ये क्या है? ये स्टेबलाइजेशन का ट्रेंड है कि सबसे ज्यादा प्लस एम शो करोगा, मतलब रेजोनेंस, मतलब एक जगह प्लस एम प्लस, एक जगह प्लस एम है, एक जगह प्लस आर है, तो ज्यादा कौन स्टेबलाइज करेगा कार्बोकेटाइन को? मीजोमेरिक। तो ट्रेंड क्या है स्टेबलाइज करने का? मीजोमेरिक सबसे अच्छा इफेक्ट होगा, उसके बाद रेजोनेंस होगा, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट आ रहा होगा। तो यहाँ देखो, ये हाइपर कंजुगेशन, ये मीजोमेरिक, मीजोमेरिक तो सबसे तगड़ा है, तो कहीं ना कहीं थर्ड मेरे पास, फोर्थ के बाद सबसे कम स्टेबल थर्ड आ रहा होगा। समझ आ गई? अब ट्रेंड है सेकंड और फर्स्ट में फाइट है। सेकंड और फर्स्ट दोनों ही प्लस एम शो कर रहे हैं, पर दिक्कत यह है, प्लस एम जब शो करेगा ना, तो जब ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, देखो यहाँ देखा तो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास ये रहा और ये रहा ऑक्सीजन, ठीक है, तो जब ये लोन पर डोनेट करेगा, तो मेरे पास कहीं ना कहीं एक ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अगर ये मेरे पास ये कर रहा है, ये मतलब अभी छोड़ दो, अभी इतना ही बनाओ, तो ऑक्सीजन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो? ऑक्सीजन के ऊपर मेरे पास क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ रहे हो? अब मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या होगा मेरे पास, कि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, पर ऑक्सीजन मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर तुमने रेजोनेंस के रूल पढ़े होंगे, तो रेजोनेंस के रूल में एक और पॉइंट आता है कि मेरे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसमें पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज दोनों में आ रहा है, इसमें भी ऑक्सीजन पे भी आ रहा है, नाइट्रोजन पे भी आ रहा है, पर नाइट्रो ऑक्सीजन मेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मेरे पास ज्यादा डिस्टेबलाइज हो जाता है। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा, पर ऑक्सीजन के ऊपर नहीं चलेगा। समझ रहे हो? इसलिए मेरे पास नाइट्रोजन का प्लस एम ज्यादा बड़े होगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। समझ आ गई? समझ आया क्वेश्चन? अच्छे से मैंने पूरा इसको एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज, एक एक पॉइंट, कि कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन करेगा, मीजोमेरिक जो ट्रेंड है, कि कंपैरिजन कैसे करना है दोनों के बीच। लास्ट में अटक गए थे, मैंने बताया कि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे पॉजिटिव चार्ज डी स्टेबलाइज करेगा उसे, और नाइट्रोजन
मेरा प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मेरे पास ऑप्शन क्या आ रहा है, मेरे पास ऑप्शन मेरे पास बन रहा है मेरा ए। समझ आ गई। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये थ्योरी थी से रिलेटेड, थ्योरी समझ आ गई। चलो आगे मूव करते हैं। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो कहीं ना कहीं, रुक जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, द आइसोमेरिक ड्यूरेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8D, they are having two chiral carbon atom is, मतलब आइसोमेरिक ड्यूरेटेड ब्रोमाइड, मतलब ड्यूरेटेड मतलब कहीं ना कहीं ड्यूटेरियम प्रेजेंट है उसके अंदर, ड्यूटेरियम ग्रुप। समझ ना, आइस हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स होते हैं, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं मेरे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम प्रेजेंट है और ब्रोमाइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो उनमें से कौन सा होगा, ए, ऑप्शन ए। मेरा ऑप्शन ए होगा टू ब्रोमो, वन ड्यूटेरियो ब्यूटेन, सेकंड ऑप्शन है टू ब्रोमो, टू ड्यूटेरियो ब्यूटेन, और थर्ड ऑप्शन क्या है, टू ब्रोमो, पहले की क्या है, टू ब्रोमो थ्री ड्यूटेरियो ब्यूटेन, ऑप्शन डी टू ब्रोमो वन ड्यूट्रियो टू मिथाइल प्रोपेन। तो मेरे पास क्या है, इन चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा, मतलब कि उसके अंदर दो कायरल कार्बन भी प्रेजेंट होने चाहिए। समझ आ रही है, दो कायरल कार्बन भी प्रेजेंट होने चाहिए, ऐसा मॉलिक्यूल बताओ मेरे को इनमें से क्या है। मैं स्टार्ट करूं, देखो क्या है। मेरे पास फॉर्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C4 मतलब कहीं ना कहीं ब्यूटेन है, ठीक है। ब्यूटेन बना लेते हैं, ये रहा ब्यूटेन। अब ब्यूटेन के अंदर क्या दे रखा है, मेरे को दो कार्बन कार्बन प्रेजेंट होनी चाहिए, और कार्बन कार्बन पे डी भी प्रेजेंट होना चाहिए और ब्रोमीन भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला कह रहा है टू ब्रोमो, टू टू पोजीशन पे ब्रोमो, टू वन। अब इसकी प्रायोरिटी नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ है टू, तो वन पे कहीं ना कहीं मेरे पास ये आ रहा होगा, वन पे मेरे पास ड्यूटेरियम लगा होगा। अब मैं ऑप्शन ए की तरफ जाऊं, तो यहाँ पे देखो मेरे पास कायरल सेंटर क्या होता है। सबसे पहले देखो, कायरल सेंटर का मतलब है, थ्योरी है, कायरल सेंटर का मतलब है कि अगर मेरे पास जिस कार्बन पे जो चार ग्रुप होते हैं वो चारों डिफरेंट हो, मतलब मान लो एक ग्रुप पे लगा है Br, एक पे लगा है आई, दूसरे पे लगा है H, चौथे पे लगा है मेरे पास कुछ भी, मान लो F। तो चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। जब एक कार्बन पे चारों ग्रुप डिफरेंट होता है, चारों ग्रुप क्या होता है, डिफरेंट होता है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास वो होता है कार्बन कार्बन, जिसे स्टार से मार्क करा जाता है। समझ आ रही है। तो इस केस में देखो, ये ना मेरे पास ये ड्यूटेरियम के यहाँ पे दो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होंगे, तो ये मेरे पास ये वाला कार्बन कायरल कार्बन यही है। ये मेरे पास कायरल कार्बन है, समझ रहे हो, ये वाला कार्बन। इस पे एक इथाइल जुड़ा है, एक ब्रोमाइन, और एक डी, और एक एच, समझ रहे हो, एक कायरल कार्बन मिल चुका है। इस पे भी दो हाइड्रोजन, और इस पे तीन हाइड्रोजन। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास कायरल कार्बन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है, मुझे दो कायरल कार्बन चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऑप्शन सी पे आऊँ, अगर मैं ऑप्शन सी पे आ रहा हूँ, अगर मैं ऑप्शन सी पे आऊँ, तो ऑप्शन सी में देखो, ऑप्शन सी बनाता हूँ टू ब्रोमो टू ब्रोमो, यहाँ पे थ्री है, टू ब्रोमो, टू यहाँ से स्टार्टिंग नंबरिंग, थ्री ड्यूटेरियम। अब देखते हैं, इसे चेक करते हैं क्या आ रहा है। अगर ध्यान से देखो, तो ये तो एच है,
तो ये तो नहीं होगा, ये वाला कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन नहीं होगा। ये कार्बन कायरल है ये कार्बन कैसे, एक बी आर, एक इथाइल, एक मिथाइल और एक पीछे ये वाला ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप भी मेरे पास कायरल आ चुका है। ये रहा डी, ड्यूटेरियम, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बी आर वाला पूरा ग्रुप और एक H। तो मेरे पास मेरे को मेरे दो कायरल कार्बन मिल चुके हैं, टू कायरल कार्बन। तो एक तरीके से तुम ऐसे भी बना सकते थे कि कैसे ऐसे ब्रोमीन और ड्यूटेरियम का अरेंजमेंट पॉसिबल करवाएं कि ब्यूटेन के अंदर मेरे पास दो कायरल कार्बन मिल जाए, कि चारों आइटम मेरे पास डिफरेंट हो दोनों कार्बन में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, मेरे पास सी ऑप्शन, ऑप्शन सी मेरे पास मेरा मैच कर रहा है। समझ आ गई, क्वेश्चन समझ आया? ठीक है। कायरल कार्बन से रिलेटेड था, शीरो थोड़ी बहुत घुसा दी बीच में, पर तुम्हें इस क्वेश्चन का भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन थ्री की अगर मैं बात करूंगा, क्वेश्चन थ्री मेरे पास का क्या है, हाँ ठीक है, रेजोनेंस रिलेटेड है। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस कैसे, देखो ऑप्शन क्या है। सबसे पहला ए, CHO, कार्बोकेटायन, सॉरी कार्बन आयन है, कार्बन आयन, कार्बोकेटायन, ठीक है। ऑप्शन बी, CHO, NH2, कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, ठीक है। ऑप्शन सी मेरे पास क्या है, ऑप्शन सी आ रहा होगा मेरे पास H, वो पॉजिटिव, कार्बन आयन। और ऑप्शन डी मेरे पास क्या आ रहा है, CHO। अरे यार क्या हो रहा है ये, जार तो नहीं बना दी मैंने, हीरा, हीरा, NH2, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर, हम्म, ये रहे ऑप्शंस, इनमें से बताओ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस, कि मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस क्या होगा मेरे पास, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल और उसके बाद सबसे कम स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कर लिया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स होते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के क्या रूल्स होते हैं, थ्योरी में बता रहा हूँ। रेजोनेंस के कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या है मेरे पास, कि सबसे पहले तो मेरे पास जो पॉजिटिव नेगेटिव लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस लाइक चार्जेस शुड बी फार अवे। लाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक साथ नहीं रहनी चाहिए, दूर दूर रहनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा रिपेल करेंगे उतने ज्यादा एनर्जी लॉस होगी, समझ रहे हो, उतना ज्यादा मेरे पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। अनस्टेबल बनेगा, ठीक है। तो ना बने इसलिए लाइक चार्जेस को दूर दूर रखना, एंड एंड अनलाइक चार्ज शुड बी क्लोज, समझ रहे हो, मतलब अनलाइक मतलब कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पास पास होने चाहिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस मेरे पास दूर दूर होने चाहिए, समझ आ गए, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि नेगेटिव चार्ज शुड बी ऑन शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेरे पास जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो ज्यादा स्टेबलाइज होता है, समझ रहे हो, ज्यादा स्टेबल होता है। एंड पॉजिटिव चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
ये भी कह सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना। एक शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब शेड पेड ऑफ बॉन्ड फॉर्म हो रखा है कोवलेंट बॉन्ड, उसमें से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचना इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब कि अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लाना। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी हम बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी इज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज मेरे पास, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होनी चाहिए मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, और पॉजिटिव चार्ज मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर ज्यादा स्टेबल होता है। समझ आ गई? और तीसरा पॉइंट क्या है कि मेरे पास रेजोनेंस कौन कौन शो करेगा? सबसे पहले, अगर मेरे पास कुछ ऐसे टाइप का कंपाउंड है, अगर मेरे पास ऐसे टाइप का है, ठीक है, और इसमें मान लो ऑक्सीजन लगा है, तो ये ऐसे डोनेट कर सकता है। मतलब अगर बीच में ऑक्सीजन लगा है, कौन कौन शो कर सकता है? एक तो अगर मेरे पास ऐसे टाइप का है, यहाँ पे कार्बन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, रेजोनेंस शो कर सकता है। समझ रहे हो? मतलब एक लोन पेयर, लोन पेयर के जस्ट बगल में मेरे पास अनसैचुरेटेड ग्रुप, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है मेरे पास? कार्बोकैटायंस, ठीक है, कार्बोकैटायंस, ठीक है। और अगर मेरे पास एक और चीज है जो शो कर सकती है, मेरे पास, मेरे पास ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, इधर शिफ्ट, इधर शिफ्ट, इधर शिफ्ट। समझ रहे हो? ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड शो करते हैं, या फिर लोन पेयर के बगल में कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप जुड़ा हो वो शो कर सकता है। समझ रहा है? और क्या कर सकता है? नेगेटिव चार्ज के बगल में डबल बॉन्ड, ये भी एक अनसैचुरेटेड ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज इधर, ये इधर। समझ आ गई कि सबसे पहले एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के बगल में एक अनसैचुरेटेड ग्रुप जैसे हीरा, ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर, और पॉजिटिव चार्ज के बगल में। समझ आ रही है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन के पास एमटीपी ऑर्बिटल, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके एंटी ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा। समझ रहे हैं? तो वहां से मेरे पास रेजोनेंस हो जाएगी। या फिर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के साथ बगल में कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप, रेजोनेंस। समझ आ गई? ये तीन पॉइंट समझ आए, रूल समझ आए रेजोनेंस के। इससे रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन करो, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो। देखो इसके अंदर क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास डी मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है, डी मेरे को सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है। क्यों? क्यों? देखो, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तुम कहोगे सर आपने कहा था कि हमारे पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पर इसमें एक चौथा पॉइंट भी है कि हमारा ऑक्टेट रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हर एक एटम का ऑक्टेट फुल होना चाहिए, और यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्टेट फुल है, और कार्बन का ऑक्टेट भी फुल है। समझ रहे हो? और ध्यान से देखोगे तो एक तरीके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है, बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन मतलब कि अच्छी लेंथ तक रेजोनेंस हो रहा हो, रेजोनेंस तीन चार कार्बन पे रेजोनेंस हो ही रहा हो, ठीक है, तो एक तरीके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन भी है। और इसके अंदर क्या है मेरे पास, इसके अंदर क्या है मेरे पास, इसका ऑक्टेट भी फुलफिल है, ड्यू टू फुलफिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल की फुलफिलिंग के चक्कर में मेरे पास सबसे स्टेबल आ रहा है। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है? अगर तुम ध्यान से देखो इस वाले एक्स पे, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ऑक्सीजन मेरे पास नाइट्रोजन से भी ज्यादा और कार्बन, नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता ही है, कार्बन से तो और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज लगा रखा है, ये तो सबसे कम स्टेबलाइज होगा। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज तो बनता ही नहीं है, ऑक्सीजन तो पॉजिटिव अपने ऊपर सोच ही नहीं सकता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल बन जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, ये रहा, ये रहा, ये रहा, पर इससे कोई मतलब है नहीं, इससे कोई मतलब है नहीं, जबकि मेरे पास, क्योंकि मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही स्टेबलाइज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल एनर्जी चाहेगा, पर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर स्टेबलाइज होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इससे बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। तो एक कंपाउंड सी मेरे पास सबसे पीछे आ रहा होगा, डी सबसे आगे, सी सबसे पीछे। समझ आ गई? बीच में दो क्या करेंगे? अगर तुम ध्यान से देखो, ये ये दोनों और ये दोनों सेम ही दिख रहे हैं, पर यहाँ पे पॉजिटिव, इनमें कार्बन पे है, दोनों में कार्बन पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसके भी कार्बन पे, इसके भी कार्बन पे, और इसके भी कार्बन पे, और इसके भी कार्बन पे, तो स्टेबलाइज कैसे करें? देखो यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मैंने कहा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरीके का नेगेटिव चार्ज, और ये भी एक तरीके का नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज आपस में रिपल्शन शो करेंगे, रिपल्शन, और इस रिपल्शन के कारण मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही होगी। समझ आ रही है? पर यहाँ पे देखो ये रहा लोन पेयर, और लोन पेयर के बगल में नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों में एक तरीके का इंटरेक्शन, है ना, अट्रैक्शन, इन दोनों में हो रहा है हमारे पास अट्रैक्शन, यहाँ पे हो रहा है अट्रैक्शन, यहाँ पर
रिपल्शन, मैंने कहा था पॉजिटिव लाइक चार्जेस को दूर दूर रखो, यहाँ पे लाइक चार्जेस पास आ गए इसलिए स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गई। पर बी वाले केस में अनलाइक चार्जेस क्लोज क्लोज है, इसका मतलब मेरे पास बी की ज्यादा होगी ए से, समझ रहे? तो बी ए से आगे आएगा। ये मेरे पास होगा एक तरीके का करेक्ट ऑर्डर। समझ आया रेजोनेंस का ये पूरा पार्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इससे तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग बढ़ेगी कि रेजोनेंस मेरे पास क्या शो करता है, और इससे रिलेटेड जो तुम्हें थ्योरी समझ ही नहीं थी वो भी मैंने पढ़ाई है इसके अंदर। समझ आ रही है कि मेन चीजें जो तुम्हें चाहिए थी क्वेश्चन करने के लिए वो भी समझ आ रहे हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आगे मूव करते हैं। चलो ठीक है, फर्दर अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या था? चौथा चौथा क्वेश्चन, हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या था हमारे पास? हाँ, विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ब कटायन हैज लॉन्गेस्ट हाफ साइकिल? लॉन्गेस्ट हाफ साइकिल, या फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा, ये भी कह सकते हो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, समझ रहे हो? मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है? ठीक है, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन का क्या मतलब है, देखो। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन तुम्हें निकालने हैं। अब देखो ऑप्शन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन, ये कार्बोकेटाइन साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे बेंजीन, ये भी बेंजीन नहीं, साइक्लोहेक्सेन, अगल बगल, डी। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है? मैंने तुम्हें कार्बोकेटाइन की थ्योरी बता दी है। कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कौन कौन करेगा मेरे पास? प्लस आर करेगा, प्लस आई करेगा, प्लस एम करेगा, प्लस एच करेगा, एच करेगा, यहाँ पर मौजूद ये सारे स्टेबलाइज करेंगे। करो उस क्वेश्चन को। देखो मैं बताता हूँ। तो मेरे को अगर मैं ध्यान से देखूं, सबसे ज्यादा स्टेबल एक तरीके से तो बहुतों को ये लग रहा होगा, समझ आ रही है? बहुत लोग कह रहे होंगे तीन फिनाइल रिंग जुड़ी है, कार्बोकेटाइन को सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करता है? रेजोनेंस इफेक्ट। तो कहीं ना कहीं मेरे पास हर एक फिनाइल रिंग, यहाँ पे पूरे कार्बोकेटाइन हर रिंग में घूम रहा होगा, हर रिंग, इस रिंग में भी, इस रिंग में भी, इस रिंग में, तो दबा के स्टेबिलिटी मिली होगी। तुम्हारी बात ठीक है, ठीक है, ठीक है। और इन दोनों को देखूं तो यहाँ पे हाइपर ही है, पर सबसे ज्यादा स्टेबल मेरे पास ए होता है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एक तरीके का, अगर तुम ध्यान से देखो, मेरे पास क्या होता है, ये जो कहीं पे भी तुम्हें कहीं भी ये रिंग दिख जाए, साइक्लोप्रोपेन की रिंग, कहीं भी साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख जाए ना तुम्हें, कहीं भी साइक्लोप्रोपेन रिंग दिख जाए स्टेबिलिटी में कार्बोकेटाइन की, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। का साइक्लिंग रिंग के बाहर वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है। और इसके पास तो तीन तीन लग गए, ये तो महा स्टेबल, महास्टेबल, समझ रहे हो? क्यों है महास्टेबल? क्योंकि बहुत लोग बताते हैं यहाँ पे डांसिंग बहुत किताबें बताती हैं कि यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस वगैरह है, डांसिंग रेजोनेंस, डांसिंग रेजोनेंस है, बनाना बनाना बॉन्ड फॉर्म हो रखा है। पर इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है कि इसके अंदर जो थ्री मेंबर्ड रिंग है ना, यहाँ पे हम लोग कहते हैं यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस कैसे हो रहा है? तुम कहोगे यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है, पर जो सिंगल बॉन्ड है ना, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। वो पूरी थ्योरी है, उसको नहीं पढ़ना चाहेंगे हम, ठीक है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे हम क्वेश्चन निकालना हमारा मेन प्रायोरिटी। डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर मतलब, अगर मैं इसे डबल बॉन्ड मान लूं, अगर मैं इसे डबल बॉन्ड मान लूं, अगर मान लो कि इसे ऐसे इमेजिन करो, ऐसे होता, तो क्या होता? ये इधर शिफ्ट होता। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या करना है, सेम ऐसे इमेजिन करेंगे, तुम्हें यहाँ करना है। ठीक है, कैसे होगा? ये इधर शिफ्ट, ये इस डबल बॉन्ड पे, ये इस डबल बॉन्ड पे शिफ्ट, डबल बॉन्ड पे शिफ्ट, कार्बोकेटाइन इसकी पोजीशन पे चल जाएगा, टूटेगा,
तो क्या बनेगा मेरे पास, ऐसे टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड कैनोनियल स्ट्रक्चर, ठीक है। कैनोनियल स्ट्रक्चर, एक कैनोनियल स्ट्रक्चर इसका ये बनेगा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दूसरा क्या बनेगा, अगर ऐसी सेम ये भी जा सकता है, ये भी शिफ्ट हो सकता है अपना बॉन्ड, ये शिफ्ट होगा तो क्या बनाएगा, ये। और तुम्हें पता है रेजोनेंस में सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, कैनोनियल स्ट्रक्चर अगर मेरे पास सेम आ जाए, सेम कैनोनियल स्ट्रक्चर है, समझ रहे हो। तो मेरे पास कहीं ना कहीं एक रेजोनेटिंग फॉर्म कर रहा है, ऐसे ही मेरे पास ये भी शिफ्ट होगा, ये भी शिफ्ट होगा इधर, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है, ये भी रेजोनेंस शो कर रहा है। तो ऐसी साइक्लोप्रोपेन रिंग टूटने के लिए मजबूर होती है। साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है 60 डिग्री एंगल मिल रखा है, इसके अंदर क्या एंगल होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। तो इजीली टूटना चाहेगी, समझ रहे हो, इजीली टूटना चाहेगी, और इजीली जब टूटेगी तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस शो करेगी, समझ रहे हो, कार्बोनाइन के साथ, ठीक है, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो समझ आया क्यों मेरे पास साइक्लोप्रोपेन रिंग, मेरे पास सबसे ज्यादा साइक्लोप्रोपेन रिंग के बाहर अगर मेरे पास कार्बोनाइन फॉर्म हो गया तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, समझ आ रही है। तो ऐसा मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल कहीं भी दिख जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, उसका कार्बोनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब ठीक है, अब सबसे ज्यादा स्टेबल तो देख लिया। सेकंड नंबर पे क्या है, सेकंड नंबर पे ये वाला मॉलिक्यूल है। इसके अंदर क्या है, अगर तुम ध्यान से देखो, एक बेंजीन है, तुम्हें पता चल रहा होगा बाहर कार्बोकेटायन है। तो हर रिंग कैसे स्टेबलाइज हो रही होगी, ये ये ये, समझ लो, रेजोनेंस, पूरा रेजोनेंस होगा। इसके साथ जब रेजोनेंस करेगा तो ऐसे ही मेरे पास रेजोनेंस कितनी कितनी रिंग के साथ हो रहा है यहाँ पे, रेजोनेंस मेरे इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज इस रिंग में भी डिलोकलाइज होगा, इसमें भी डिलोकलाइज होगा, इसमें भी डिलोकलाइज होगा। तो बहुत ज्यादा stable। अब फर्स्ट नंबर पे ये, फर्स्ट पे ए, अगर मैं 10 की बात करूँ, बी पे ये, सी पे देखो, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन, तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीन, ठीक है। पर इस केस में देखो, फोर्थ केस में, तो यहाँ पे तीन, तीन ये रहे अल्फा हाइड्रोजन, तीन ये रहे, तीन ये रहे, तो इसके टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 9, समझ लो। तो मेरे पास क्या आएगा, फिर डी आएगा, फिर तीन आएगा, ठीक है। पहले वाले रेजोनेंस से स्टेबलाइज, दूसरे वाले हाइपर कॉन्जुगेशन स्टेबलाइज, और सी और डी हाइपर कॉन्जुगेशन से स्टेबलाइज है, और सी और डी में कंपैरिजन हाइपर कॉन्जुगेशन किससे देखा जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास ज्यादा है। हाइपर कॉन्जुगेशन में ये देखा जाता है कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके जितने ज्यादा, उसका उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन और उतना ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन, समझ रहे हो। तो अल्फा हाइड्रोजन इस केस में ज्यादा थे, इसलिए ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू दिस। समझ आ गई, समझ आएगा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड थ्योरी भी पढ़ाई, चमका होगा कुछ, अगर जो जो स्टूडेंट को चमकता नहीं है, चमका होगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो मूव करते हैं अपना फिफ्थ क्वेश्चन पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पे अगर मैं मूव करता हूँ, हाँ, तो हाउ मैनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आर प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल, जो गिवन मॉलिक्यूल होगा, जो नीचे दूंगा मैं अभी, उसके अंदर कितने मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, समझ आ गई। देखो मॉलिक्यूल क्या है, ये एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल दे रखा है तुम्हें, ये जो मॉलिक्यूल दे रखा है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट है, ये बताओ। देखो, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है, बहुतों को तो ये नहीं पता होगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी, स्पीशीज। अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी मतलब कहीं ना कहीं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है,
अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मतलब पॉजिटिव सेंटर, पॉजिटिव सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, इस पर अटैक कौन करेगा? ऑपोजिट चार्ज। मतलब अगर मेरे पास कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, कहीं पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? अगर मैं उसमें इलेक्ट्रॉन फेंकता हूँ, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज करेगा। इन दोनों के बीच में कोई कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। तो अगर मेरे पास कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो उस पर कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। ये क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी। इलेक्ट्रॉन स्पीशी को आते हैं मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, है ना। मतलब इसकी गरीबी हटाएगा और उसको स्टेबल बनाएगा, न्यूट्रल बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये इस सेंटर पर अटैक करेगा। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जहां पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज कहीं फॉर्म कर रहा हूँ, तो मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। कौन सा है वो सेंटर? तो अगर ध्यान से देखें, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे? अगर मैं ध्यान से देखूं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर, तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर कौन कौन सा है? एक तो सबसे पहले याद रखना, जो कार्बोनिल होता है, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे मेरे पास एसिड क्लोराइड हो, चाहे मेरे पास अमाइड हो, है ना, चाहे मेरे पास एसिड, चाहे मेरे पास चाहे मेरे पास एस्टर हो, चाहे मेरे पास एसिडिक अनहाइड्राइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे एसिड क्लोराइड हो, चाहे अमाइड हो, या चाहे एसिडिक एनहाइड्राइड हो, ये सारे के अंदर डेल्टा पॉजिटिव प्रेजेंट होता है। ये सारे एक तरीके के इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशी है। समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? दिमाग में घुस रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ? सब में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कैरेक्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर प्रेजेंट होता है। इसलिए मेरे पास हमेशा, मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ कराता हूँ? इनकी रिएक्शन मैं किसी न किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ कराता हूँ, जो इनके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक कर रहा हूँ। समझ आ गए? तो मैं इससे क्या, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि कहीं भी तुम्हें कार्बोनिल सेंटर मिल जाए, तो कहीं ना कहीं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। समझ आ रही है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। ये कार्बोनिल है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख जाए और कार्बोनिल दिख जाए, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है। यहाँ पे देखो, ये डेल्टा पॉजिटिव फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन और ये रहा कार्बन, इनके ऊपर ऑक्सीजन और कार्बन में से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव अपने ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा, और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। समझ आ गई? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल गया, ये रहा, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये रहा, ये वाला कार्बन। देखो कैसे, देखो कैसे। अगर मैं बात करूँ ये कैसे है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ एक बार। वो करता हूँ, लिख लियो, स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका, ठीक है। अगर मैं देखूँ, तो मेरे पास कैसे है, ये रहा मेरे पास कार्बन, ठीक है। ये रहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, देखो। अगर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, तो कैसे बनेगा? ये रहा, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा, कार्बन का ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये रहा। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसके पास कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इसके, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। तो हमेशा याद रखना, किसी भी स्ट्रक्चर का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेना, समझ रहे हो? तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल सिंपल से आएगा, किसमें? या तो डायरेक्ट अटैक करेगा, या तो मेरे पास डायरेक्ट अटैक करेगा, या फिर इस सेंटर पर अटैक करेगा, और ये रेजोनेंस होके ऊपर चले जाएगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? न्यूक्लियोफाइल कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स पे। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, मेरे पास दो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आ रहे हैं इसमें, क्योंकि इसमें तुमने क्या देखा इसका, तुमने क्या देखा इसका? रुको, क्या हो रहा है ये? हम्म,
तो क्या देखा यहाँ पे, क्या मेरे पास आ रहा है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर का है, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है ये वाला। ठीक है, समझ आ गई। कार्बोनिल और हमेशा उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पता करना, वहां पे भी कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर मिल जाएगा। दूसरा तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहीं ना कहीं इसके अंदर ये रहा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस दिख रहा है, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर कहीं ना कहीं पांच पॉजिटिव चार्ज। तो पांच पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे पास तीसरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ये रहा। बाकी कहीं भी देख लो, बाकी जगह तुम्हें इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, ये पूरे बेंजीन रिंग्स हैं, ये कहीं ना कहीं पाई बॉन्ड्स हैं, तो पाई बॉन्ड्स हैं इसके कारण, पाई बॉन्ड के कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और सेम विथ रिंग्स। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास तीन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, इसका आंसर आएगा तीन। समझ आ गया, समझ आ गया, ये एनएलटी टाइप का क्वेश्चन है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ, ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करेगा। और तुमने एक क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, एक क्वेश्चन से रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने का मौका मिल रहा है। समझ आ रही है, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट्स वगैरह, समझ रहे हो। रेजोनेंस के तुम्हें रूल्स पता चल गए, मैंने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे कहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा वो पता चल गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इन बिलो मॉलिक्यूल्स। नीचे गिवन मॉलिक्यूल्स में कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, क्या होगा देखो, क्या मॉलिक्यूल है, एक ये, सबसे पहला कार्बोकैटायन ए, बी कार्बोकैटायन, इसमें कार्बोकैटायन यहाँ पे है, डी, सी मेरे पास आ रहा है यहाँ पे, सी। समझ आ गई, समझ आ गया। अब मेरे को बताता हूँ इन तीनों में से ऑर्डर क्या है इसका, ए बी सी, या बी ए सी, या सी बी ए, या बस सी ए बी। इन तीनों में से क्या ऑर्डर है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शंस भी दे दिया अब तो मैंने, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताओ यार, दो क्वेश्चन करवा चुका हूँ इससे पहले भी। सेम वैसा ही है, सेम वैसे कुछ कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसमें भी। देखो, ठीक है, अब मैं करने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखो कि कार्बोकैटायन कहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, क्या क्या चेक करोगे, प्लस आर चेक करोगे, प्लस आई चेक करोगे, प्लस एम चेक करोगे, या फिर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करोगे। समझ आ गई। यहाँ पे प्लस एम तो कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है, प्लस एम तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ये नहीं होगा। प्लस आई ग्रुप भी नहीं दिख रहा, कोई ये भी नहीं होगा। प्लस हाँ, नहीं 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 नहीं, प्लस एम ग्रुप है, प्लस एम ग्रुप है, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो प्लस एम है। प्लस आई नहीं है, प्लस आई नहीं है, प्लस आई नहीं है, प्लस आर भी नहीं है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे पास, देखो, सबसे पहले इस कार्बोकैटायन को उठाते हैं, इन दो, पहले इन दो में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि मेरे पास जो कार्बोकैटायन है, इसके बगल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ऑक्सीजन के, समझ रहे हो। तो एक तरीके का अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा और एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, समझ रहे हो। मतलब यहाँ पे एक प्लस एम ग्रुप मीजोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, कैसे, ये मेरे पास ऑक्सीजन नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इधर डोनेट, इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, भले ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन के ऊपर, पर मेरे पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बन रहा है, कार्बोकैटायन स्टेबल तो है। ठीक है, और सेकंड, ये ये स्टेबल हो गया प्लस एम से। पर अगर मैं इस वाले की बात करूं तो यहाँ पे ये मेरे पास, मैंने कहा था कि बगल में होना चाहिए लोन पेयर के, जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन के जस्ट बगल में मेरे पास लोन पेयर होने चाहिए, पर यहाँ पे एक कार्बन बीच में छूट रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास ये प्लस एम शो नहीं करेगा, जबकि एक माइनस आई की तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा होगा, और कार्बोकैटायन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और लेगा, तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी और डिक्रीज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे पास सी सबसे पीछे आ रहा होगा। तो ये दो ऑप्शन हो सकते हैं, ये दो तो मेरे पास अपने आप ही कट गए।
ठीक है, एलिमिनेशन से जाया करो हमेशा। अगर तुम्हें एमसीक्यू में, जेई मींस में अगर तुम्हें एमसीक्यू में अच्छे नंबर लाने हैं तो कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड फॉलो करो। एलिमिनेशन से कहीं ना कहीं मेरे पास जल्दी आंसर आ रहा होता है मेरे पास। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, बी और सी में से बी। ठीक है, बी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन ये भी हो सकता है, A1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। ए की बात करूं, ए में कितने हाइपरकॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर है, देखो ये रहा। यहाँ इसके बगल में एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, कितने हाइपरकॉन्जुगेशन है, अल्फा हाइड्रोजन मेरे पास आ रहे हैं यहाँ पे 4। इस केस में अल्फा हाइड्रोजन कितना आ रहा है, इसको देखो, एक, दो, चलो ये तो सबसे पीछे, इसको कैलकुलेट क्या करना, पर अल्फा हाइड्रोजन इसमें भी 4 थे। पर यहाँ पे एक माइनस फाइव ग्रुप होगी से इसकी स्टेबिलिटी सबसे पीछे आ रही होती है। ठीक है, इस केस में क्या है, प्लस एम मिल रहा है भाई, खत्म बात। प्लस एम वे 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 मोर ज्यादा स्टेबल है, किससे, हाइपर कॉन्जुगेशन से, हाइपर कॉन्जुगेशन से, समझ रहे हो। हाइपर कॉन्जुगेशन जहां लग गया वो सबसे ज्यादा स्टेबल, तो मिजोमेरिक जहां लग गया सबसे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ए मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर बी, सॉरी बी सबसे ज्यादा स्टेबल, बी मिजोमेरिक बी में, फिर ए, फिर सी। मतलब ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या है मेरे पास, ये ए, बी, 1 2 2 2, तो ऑप्शन मेरे पास सबसे ज्यादा करेक्ट, सबसे अच्छा ऑप्शन, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन ये है। ठीक है, समझ आ गया, ये वाला क्वेश्चन भी समझ आ गया। ये कहीं हेट्रोसाइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था, हेट्रोसाइकिल में भी कार्बोकेटाइन घुसेड़ दिया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं अगला क्वेश्चन क्या लें, हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर मैं लूं तो मेरे पास द करेक्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब सबसे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, और एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी। ठीक है, क्वेश्चन, ऑप्शन दे रहा हूँ, ऑप्शन है मेरे पास, ए बेंजीन, COOH, इसके बगल में क्या है, NO2 एंड NO2, बी मेरे पास COOH, NO2 एंड NO2, सी बेंजीन रिंग, COOH, NO2 एंड NO2। और अगर मैं बात करूं डी, COOH, NO2 एंड NO2, ये चार मेरे पास ऑप्शन है, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर वो बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, सबसे पहले अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि एसिडिक स्ट्रेंथ में सबसे पहले चेक करो कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। इस केस में ये है नहीं, पर ज्यादातर एसिडिक स्ट्रेंथ में क्या करते हैं हम, एसिड, एक एसिड है उसका प्रोटॉन निकालो, नेगेटिव चार्ज फॉर्म हुआ, उसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबल उतना अच्छा एसिड, समझ आ गई। पर इस केस में ये नहीं है, इस केस में क्या है, कहीं ना कहीं मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट लग रहा है। होप करता हूँ तुमने ऑर्थो इफेक्ट पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो उसकी एक बार थ्योरी देख लो। देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, कि अगर मैं बेंजीन की बात करता हूँ ना, तो बेंजीन में क्या होता है, ऐसे टाइप का कुछ ग्रुप होता है, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड, तो एक ग्रुप में क्या होता है मेरे पास, कि रेजोनेंस दो जगह होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये रहे ऑक्सीजन के, ये भी रेजोनेंस कर रहे होते हैं इसके साथ, समझ आ गई, और साथ में ये भी रेजोनेंस कर रहा होता है, रिंग। तो एक टाइम पे मेरे पास रिंग भी कर रही है, रिंग एंड OH दोनों मेरे पास रेजोनेंस कर रहे होते हैं, समझ आई। तो मेरे पास एक टाइम पे दो रेजोनेंस होने के चक्कर में किसके साथ रेजोनेंस इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, इसे कहते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन एक तरीके से मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ। तो ये ना हो इसके चक्कर में ही कहीं ना कहीं मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट बने, मतलब कि मेरे पास ये कार्बोनिल इसके साथ प्लेन में है, कार्बोनिल, अबे जब रेजोनेंस जब भी होता है जब मेरे पास दो मॉलिक्यूल प्लेन में हो,
तो मतलब ये बेंजीन रिंग और कार्बोनिल मेरे पास एक ही प्लेन में तभी रेजोनेंस कर रहा है, और OH भी एक ही प्लेन में रेजोनेंस कर रहा है। पर जब मैं ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, अगर मैं इस बेंजीन रिंग के साथ COH के साथ अगर कोई यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा देता हूँ ना, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े, यहाँ पे भी एक ग्रुप, मतलब कहीं पे भी एक ही साइड अगर मैं ग्रुप पे लगा देता हूँ ना, तो इसके साथ हिंड्रेंस करता है, हिंड्रेंस। अब हिंड्रेंस करता है ना, तो मेरी जो फिनाइल रिंग है ना, वो परपेंडिकुलर हो जाती है COH के जब ये एक तरीके से परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगी। 90 डिग्री रोटेट करने की वजह से क्या होता है कि मेरे पास फिर फिनाइल रिंग मेरे पास फिर फिनाइल रिंग मेरे पास फिनाइल रिंग फिनाइल रिंग मेरे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती, और जब रेजोनेंस नहीं करेगी तो सिर्फ मेरे पास ऑक्सीजन ही इसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, और रेजोनेंस करने के चक्कर में इसकी वजह से जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाती है। समझ आ रही है? तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई किसके चक्कर में, क्योंकि जो फिनाइल रिंग है वो परपेंडिकुलर हो गई मेरे कार्बोक्सिल एसिड ग्रुप के, और जब नॉन प्लेनर हो गया तो कहीं ना कहीं रेजोनेंस बंद हो गया, और जहां रेजोनेंस बंद हो गया उसकी जो जड़ थी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होने की, वो खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं सिर्फ ये किसके साथ रेजोनेंस कर रहा होगा, ओनली इसके साथ रेजोनेंस करता है। फिर ये समझ आ रही है? तो ऑर्थो इफेक्ट के कारण, ऑर्थो इफेक्ट मतलब ऑर्थो पोजीशन पे जब मेरे पास बल्कि ग्रुप लग जाते हैं, उसके कारण मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती है, क्योंकि वो मेरे पास फिनाइल के साथ रेजोनेंस करना बंद कर जाता है। तो अगर मैं ऑर्थो इफेक्ट की बात करूं इस केस में, ये सिर्फ बेंजोइक एसिड के केस में होगा ऑर्थो इफेक्ट, याद रखना, सिर्फ बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे जब मेरे पास कोई बल्कि ग्रुप लगेंगे, तो मेरे पास क्या होगा, अ, अ, मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट लगेगा। तो ये मेरे पास ऑर्थो पोजीशन ध्यान से देखो, ये रहा मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट, ये रहा। तो यहाँ देखो दो बल्कि ग्रुप लगे हैं, NO2, ये भी NO2, ये भी NO2, कहीं ना कहीं एसिडिक स्ट्रेंथ सीधा ही खत्म, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ एक ही होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। समझ आ गई? दूसरा, ऑर्थो पे ये भी लगा है, इसमें भी लगा है, दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होगी, पर यहाँ पे मेटा पे NO2 लगा है, और यहाँ पे पैरा पे ये क्या कर रहा होगा, -M शो कर रहा होगा, -I शो कर रहा होगा, ठीक है, ये दो ग्रुप शो कर रहे होंगे, जिसकी वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा एसिडिक हो रहा होगा। एसिडिक किससे, बी से। बी में क्या है, NO2 बी में भी लगा है, पर मेटा पोजीशन में -F, मीसोमेरिक इफेक्ट काम नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, इंडक्टिव, तो इसलिए ओनली -I लगा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे -M दोनों, तो इस केस में सी मेरे पास ज्यादा एसिडिक हुआ बी से, और सबसे कम अपने आप ही डी, क्योंकि यहाँ पे -M आ रहा है, -I आ रहा है सिंपल, पर यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन पे लगा है, पास से -I -M लगा रहा है, और ये दूर से -M लगा रहा है। समझ आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है। तो ये मेरे पास ऑर्डर निकल के आ गया इसका। याद आया कि इस केस में ऑर्थो पोजीशन में कार्बोक्सी एसिड अगर एक ही ग्रुप भी लगाओ ना बल्कि, तो उसी में मेरे पास ऑर्थो इफेक्ट लग जाता, पर यहाँ पे तो दो बल्कि ग्रुप लगा दिए, समझ रहे हो, दो बल्कि ग्रुप। बल्कि ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, बल्कि ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, अगर बल्कि ग्रुप देखने हैं तो बल्कि ग्रुप क्या हो सकते हैं, CO3 हो सकते हैं, NO2 हो सकते हैं, क्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और क्या ले सकते हो, SO4 हो सकता है, SO4 हो सकता है, एंड एंड SO3 है, ऐसे कोई टाइप का ग्रुप हो सकता है, एग्जाम्पल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और स्मॉल ग्रुप, क्लोरीन हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, ऐसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे टाइप के कोई ग्रुप लगे हो, ठीक है, ऐसे टाइप के ग्रुप लगे हो, सारे मेरे पास स्मॉल आ रहे होंगे, स्मॉल ग्रुप्स, और ये मेरे पास बल्कि लार्ज ग्रुप। तो जहां बल्कि ग्रुप लग गया, बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे, वहां पे मेरे पास स्टेबिलिटी एसिडिटी दबा के इंक्रीज, समझ आ गई, इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। तो अगला क्वेश्चन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो भी कार्बोकैटायन से रिलेटेड ही। तो अगला क्वेश्चन जो कार्बोकैटायन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास कार्बोकैटायन डाइजोनियम सॉल्ट है, डाइजोनियम सॉल्ट तुम सबको अच्छे से पता होगा, N2+Cl-, ऑप्शन ए। पहले वो लिख देता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, करेक्ट स्टेबिलिटी करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ
फॉलोइंग डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है करेक्ट ऑर्डर, देखते हैं। ऑप्शन ए N2 प्लस Cl माइनस, जिसमें साथ में OCH3 ग्रुप, ठीक है। ऑप्शन बी मेरे पास आ रहा है कहीं ना कहीं N2 प्लस Cl माइनस NO2। ऑप्शन सी मेरे पास आ रहा है सिर्फ N2 प्लस डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। ऑप्शन डी मेरे पास आ रहा है N2 प्लस Cl माइनस डाइजोनियम सॉल्ट, इसके पैरा पोजिशन पे साइनाइड ग्रुप है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट ऑर्डर क्या है, ठीक है। पहले मेरे को स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, क्या होगा इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ऑप्शंस बना देता हूँ मैं तब तक तुम्हारे लिए। ठीक है। ऑप्शंस है A D C B, A B C D, B C A D, और ACDB। इनमें से क्या आंसर है, क्या आंसर है, देखो। सबसे पहले तो तुम्हें पता ही है कि मेरे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट का होता है। डाइजोनियम सॉल्ट जैसे मैं आप लोगों को दिख रहा है, कुछ ऐसे टाइप का दिखता है, N2 प्लस Cl माइनस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरे पास फ्लेक्स क्या कर रहा है, मेरे पास कहीं ना कहीं दिख रहा है मेरे को कार्बोकाटाइन, कार्बोकाटाइन कार्बोकाटाइन पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कौन करेगा, जो इसे मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। मैंने बताया था इसी लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से होंगे, पहले चेक करते हैं। ये सबसे पहले OCH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग प्लस सार इफेक्ट शो करेगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को कम कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना। ये तो हो गया बढ़िया ग्रुप। NO2, NO2 कहीं ना कहीं मेरे पास क्या लगा होगा, माइनस आर इफेक्ट। समझ आ गई। तो मतलब ये से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ ही कर रहा होगा, तो इसे इसकी स्टेबिलिटी मतलब इसकी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की डिक्रीज कर रहा होगा। साइनाइड की बात करूं, ये भी मेरे पास सेम माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा होगा। ये भी बेकार ग्रुप, ये भी इलेक्ट्रॉन मतलब कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा होगा। और अगर मैं सिंपल ये बात करूं, इस पे तो कोई ग्रुप ही नहीं लगा, तो कार्बोकेटाइन ऐसे कैसे रहेगा। तो मतलब कम से कम कुछ ग्रुप इसकी स्टेबिलिटी और डिक्रीज तो नहीं कर रहे, कम से कम सिर्फ कार्बोकेटाइन तो नहीं फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सबसे आगे ए आएगा। ए सबसे आगे कहाँ है, इन तीनों में ये मेरे पास ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। बाकी ऑप्शन चेक करूं, ए है सेकंड पे, सेकंड पे क्या आएगा मेरे पास, प्लस डोनेट कर रहा है। और ये मेरे पास जो माइनस आर इफेक्ट है, मेरे पास माइनस आई से अच्छा होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सबसे पीछे आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन कर रहा होगा मेरे पास कार्बोकेटाइन को, NO2 ग्रुप, क्योंकि NO2 ग्रुप मेरे पास माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है। माइनस आर सबसे कम बी, सबसे कम बी। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ऑप्शन दूसरा भी कट। अब मैं देखूं क्या है मेरे पास, अब इन दोनों में क्या है, और अब उसके बाद क्या होगा, डी। ऐसा कौन है, सी। सी में मेरे पास ना डी स्टेबलाइज हो रहा है ना स्टेबलाइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो डी से आगे आ रहा होगा। इसमें डी, ये डी सी से आगे गलत। ये ऑप्शन है मेरे पास करेक्ट। ए सबसे आगे जो प्लस आर ग्रुप लगा रहा है, सी उसके बाद सी जिस पर कुछ ही नहीं लगा, ना प्लस आई ना माइनस आई ना कुछ कुछ नहीं, ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट है ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो मेरे पास सिंपल जो कार्बोकेटाइन है वो अपनी स्टेबल पोजिशन, मतलब स्टेबल पोजिशन पे भी नहीं है, जैसे कार्बोकेटाइन है वो वैसे ही है, ठीक है। पर बी और डी में क्या हो रहा है, बी में मेरे पास नाइट्रो ग्रुप लगा है, नाइट्रो ग्रुप मेरे पास माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है, और साइनाइड मेरे पास माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो कहने का माइनस आर माइनस आई को डोमिनेट करता है, इसलिए मेरे पास जो ट्रेंड के अकॉर्डिंग मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो मेरे पास ऑप्शन 4 आ रहा है, ठीक है। ये तुम्हारे जेईएमएस का क्वेश्चन है, ठीक है।
2023 2022-23 का क्वेश्चन है, तुम्हारे जे मीन्स में आएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन लेके चलूं, अगला क्वेश्चन लेके चलूं, तो अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है तुम्हारे पास? अगला क्वेश्चन मेरा आ रहा है, अरेंज द ओ एच सी ओ एच, सॉरी, अरेंज द सी ओ एच बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ गया, बॉन्ड लेंथ ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, क्या है फॉलोइंग कंपाउंड्स? अगर मैं देखूं, सबसे पहले मेरे पास आ रहा है मिथेनॉल, पहला एक कंपाउंड, फर्स्ट। सेकंड, थर्ड, सेकंड मेरे पास फिनॉल। थर्ड है मेरे पास पैरा इथॉक्सी फिनॉल। ये थर्ड क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन याद रखना 2020 जेई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला, ये पी वाई क्यू है, एक तरीका पी वाई क्यू है तुम्हारा, पी वाई क्यू। ठीक है, इसका ऑप्शन बना देता हूं मैं, तब तक सॉल्व करो। ए, बी, सी, डी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, या थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। क्या ऑप्शन होना चाहिए इसका? देखो, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की ज्यादातर कहीं भी अगर मैं बात कर रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, तो मैं बॉन्ड लेंथ में क्या देखता हूँ? अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बातें करता हूँ, बॉन्ड लेंथ मतलब सबसे ज्यादा याद रखना, सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड। तो मतलब पाई बॉन्ड, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ किससे ज्यादा है? मेरे पास सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ पाई बॉन्ड से ज्यादा है, तो इसे याद रखो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन पे जाऊं, तो मेरे पास मिथेनॉल दे रखा है, फिनॉल दे रखा है, पैरा इथॉक्सी फिनॉल दे रखा है। इसे अगर मैं तोड़ूं कि कैसे बनाते हैं मिथेनॉल, मिथेनॉल होता है CH3OH। ठीक है, फिनॉल क्या होता है? ये रहा। अगर मैं सिंपल पैरा इथॉक्सी फिनॉल की बात करूं, तो इथॉक्सी पैरा इथॉक्सी फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल पैरा पे इथॉक्सी ग्रुप लगा है, ये रहा। ठीक है, तो अगर मैं इसे क्वेश्चन को करूं, तो मैं देखूंगा कि कहाँ पे मेरे पास सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर और कहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है OH में। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में, ठीक है। इसकी बात करूं, तो मेरे पास जो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये पूरी फिनाइल रिंग में कॉन्जुगेशन में है। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर जो ऐसे टाइप का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसमें अगर तुम ध्यान से देखो, तो मेरे पास ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव, मतलब ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, यहाँ पे फिनॉल CO, ठीक है, यहाँ देखो ये COH बॉन्ड देखा है, CH बॉन्ड, और यहाँ पे COH बॉन्ड देखना है, COH बॉन्ड। तो यहाँ पे COH बॉन्ड तो सिंगल बॉन्ड है, ये तो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल सिग्मा बॉन्ड, सिंगल। यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल मतलब सिग्मा बॉन्ड। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्वेश्चन, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। समझ आ रही है? ड्यू टू रेजोनेंस, क्या आ रही है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड। समझ रहे हो? तो इसका मतलब यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C डबल बॉन्ड। समझ आ रही है? और इसकी बात करूं, इसके भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन में, तो यहाँ पे भी मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर। समझ आ रही है? पर इन दोनों में से ज्यादा कौन होगा? इसमें से और इसमें से किसकी ज्यादा छोटी बॉन्ड लेंथ होगी? ठीक है, इसमें क्या होगा कि मेरे पास इस ये वाला ऑक्सीजन में मिथॉक्सी वाला भी मेरे पास कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा।
और जहाँ पे तुम्हें पता है, जहाँ पे कॉन्जुगेशन, जहाँ पे मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन हो जाएगा, यहाँ पे तो पहले से रेजोनेंस शो कर रहा था, ये लास्ट साथ में ये भी आ गया, तो इसकी वजह से ये वाला ऑक्सीजन मेरे पास इस वाले का रेजोनेंस इफेक्ट कम कर रहा होगा, और रेजोनेंस इफेक्ट कम कर रहा होगा, तो इस वाले के अंदर मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर थोड़ा कम हो रहा होगा, ठीक है, कम आ रहा होगा, तो थोड़ा ये सिग्मा एंड पाई की थोड़ा सा सिग्मा की तरफ भी जा रहा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ मेरे पास जो सी ऑप्शन है, मतलब जो मेरे पास थर्ड ऑप्शन है, इसकी बॉन्ड लेंथ थोड़ी सेकंड से ज्यादा आ रही होगी, ये तो हमें पता चल गया। क्या पता चल गया? थर्ड की बॉन्ड लेंथ मेरे पास सेकंड से ज्यादा आ रही होगी। और पर सबसे ज्यादा किसकी है? ये प्योर सिग्मा, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सिग्मा सबसे आगे। तो अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए, सॉरी गलत कर दिया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है, फर्स्ट थर्ड सेकंड है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, समझ आया? पूरा खेल किसका था? रेजोनेंस का खेल था। बॉन्ड लेंथ मेरे पास सी ओ एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ नहीं थी, और सी ओ एच बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ देखनी थी, तो मुझे पहले पता करना था कि सी ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मेरे पास बॉन्ड लेंथ सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, और स्ट्रेंथ जो होती है पाई बॉन्ड की ज्यादा होती है सिग्मा बॉन्ड से, ठीक है। तो मेरे पास सिंपल, मेरे पास क्या दे रखा था, मेरे को बॉन्ड लेंथ निकालनी थी, और बॉन्ड लेंथ मेरे पास सिग्मा बॉन्ड की ज्यादा होती है डबल बॉन्ड से। पर मेरे पास सेकंड और थर्ड ऑप्शन में मेरे पास रेजोनेंस हो रहा था, और रेजोनेंस की वजह से उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था रेजोनेंस की वजह से, और फर्स्ट में मेरे पास सबसे कोई पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ ही नहीं रहा था, तो सिग्मा बॉन्ड था प्योर, तो फर्स्ट सबसे आगे पहले से ही। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे भी कट रहे थे, वैसे भी कट रहे थे, एलिमिनेशन से करना था ये क्वेश्चन, वैसे भी कट रहे थे, ठीक है। और बचे क्या थे, ए एंड बी। ए एंड बी में क्या करना था, थर्ड और सेकंड में कौन सा ज्यादा था? थर्ड में क्या है, मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन की वजह से उसका, इस वाले ओएच का, मेरे पास जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर था थोड़ा कम हो रहा था, मतलब बॉन्ड लेंथ ज्यादा रखी, समझ आ गई? ये मेरे पास 2020 का पीवाईक्यू तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ मैं तुम्हें, ताकि तुम्हारे सारे एस्पेक्ट्स क्लियर हो पाए, ठीक है। अगर मैं आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करूँ, तो मेरे पास दे रखा है, मेरे पास थोड़े बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन ही करेंगे थोड़े से, ठीक है। इन विच कंपाउंड, इन विच कंपाउंड सीसीएल, सीसीएल बॉन्ड लेंथ इज शॉर्टेस्ट? कौन से कंपाउंड में मेरे पास सीसीएल बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट है? बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन वापस आ गया, ठीक है, कहीं ना कहीं मेरे पास रेजोनेंस का खेल आएगा इसमें, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए मेरे पास सी एच टू। ऑप्शन बी सी एच सी एच सी एच थ्री। ऑप्शन सी है मेरे पास सी एच सी एच ओ सी एच थ्री। और लास्ट ऑप्शन है मेरे पास Cl CH CH NO2। क्या होगा मेरा क्वेश्चन? क्या होगा? क्या होगा आंसर? बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ, एक तरीके से शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। अगर मैं पहले बात तो बता दूं, ये जे मेन का क्वेश्चन है 2020 शिफ्ट टू का क्वेश्चन, शिफ्ट टू जे मेन्स, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ किसकी वजह से आती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। जहां पे मेरे पास रेजोनेंस हो जाए, तो देख लेना वहां पे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ आएंगी, क्योंकि वहां पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। समझ आ गई? तो देखो कैसे सॉल्व करना है इसे। अगर मैं देखूं ध्यान से कि मेरे पास पहले वाले पे रेजोनेंस हो भी रहा है, चेक करना है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास भी होंगे। पहले वाले को देखूं, तो यहाँ पे रेजोनेंस कुछ करवाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अनसैचुरेटेड कोई ग्रुप है नहीं। रेजोनेंस करवाने के लिए भी तो मेरे पास अगर क्लोरीन है, तो उसके साथ अगर मेरे पास ऐसे डबल बॉन्ड दे भी रखा है, तो यहाँ पे अगर कुछ वेकेंट ऑर्बिटल होती, तो कहीं ना कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो भी सकते थे। पर यहाँ पे तो सिंपल CH2 ग्रुप है, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो पहले वाले में मेरे पास कुछ नहीं है रेजोनेंस वगैरह, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। यहाँ पे भी कुछ नहीं है, देखो रेजोनेंस मेरे पास ये सिंपल ग्रुप लगेगा, कोई भी अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं लगा, रेजोनेंस नहीं होगी। सेम इस केस में
इस केस में ये इधर शिफ्ट होगा ही नहीं, ये इधर शिफ्ट होगा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास कोई अनसैचुरेटेड ग्रुप नहीं है। पर अगर मैं डी ऑप्शन की तरफ मूव करूँ, डी ऑप्शन में ये दे रखा मेरे को ऐसे Cl, अगर मैं NO2 को खोलूं तो दिखता कैसे NO2, ऐसे टाइप का कुछ मॉलिक्यूल है। अगर मैं फ्लोरीन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखूं, तो अगर मैं इन्हें यहाँ डिलोकलाइज करूं, इस डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करूं, और ये ऊपर चले जाएगा, समझ रहे हो। और अगर मैंने इधर देखा तो यहाँ पे मेरे को रेजोनेंस दिख रही है, और रेजोनेंस का अगर मैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊं तो तुम्हें ज्यादा से अच्छे से समझ आएगा कि मेरे पास ऐसे तो कुछ टाइप का मेरे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है इसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में देखो मेरे पास CCl बॉन्ड के देखें CCl, और ये मेरे पास CCl बॉन्ड यहाँ पे, ये रहा CCl बॉन्ड। और CCl बॉन्ड में देखो ध्यान से डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और जहाँ पे आ गया मेरे पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर, उसकी बॉन्ड लेंथ, जहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज कर जाएगी, समझ रहे हो। तो ऑप्शन करेक्ट क्या है, ऑप्शन डी, सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ क्यों है, ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस। समझ आ गया, समझ आया क्वेश्चन भी। ये भी तुम्हारा एक तरीके का PYQ था, ठीक है, एक तरीके क्या क्या मतलब PYQ ही था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ पे ले आते हैं, हमने बॉन्ड लेंथ के क्वेश्चन भी कर लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन कर लेते हैं थोड़े। अरेंज इन इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में इंक्रीज लगाना है इन्हें, ठीक है। कंपाउंड्स क्या मेरे पास दे रखे हैं, फर्स्ट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है ये। इनमें से मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, ऑप्शन बना देता हूँ। तो इसको ध्यान से देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ कहा था मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे डिपेंड करती है, अगर मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ एक तरीके से मेरे पास डायरेक्टली डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। मतलब कि मैं हाइड्रोजन निकालूंगा, हाइड्रोजन निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा वो मेरे पास जितना ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा, उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो जितना ज्यादा स्टेबल होगा, वो मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा आ रही होगी, ठीक है। तो इसमें वही हेल्प करेगा, देखो कैसे, इसको मिटा देते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो पहले इस कंपाउंड पे ले लेते हैं, याद रखना ये है मेरे पास एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स क्या होता है, अगर मैं तुम एग्जांपल बना के दूं, तो अगर मेरे पास ये है मेरे पास एसिड प्रोटॉन्स, तो ये प्रोटॉन्स क्या होता है, एक्टिव मिथिलिन प्रोटॉन्स, एक्टिव मिथिलिन ग्रुप्स, ये दो ग्रुप्स एक्टिव मिथिलिन ग्रुप्स है, मतलब जो मेरे पास माइनस है, इफेक्ट शो करें। अगर मेरे पास कंपाउंड में दोनों जगह माइनस एम, बड़े बड़े माइनस एम ग्रुप लगे हुए हैं, और बीच में जो मेरे पास कार्बन है, ये वाला कार्बन, उससे रिलेटेड जो हाइड्रोजन होंगे वो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा, समझ आ रही है। ये मेरे पास जो हाइड्रोजन लगे हैं ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। कोई भी बेस आएगा, कोई बेकार से बेकार बेस भी मेरे पास ये प्रोटॉन को खींच के आराम से ले आता है, क्योंकि अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे बात करूं, अगर मैं इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर पे बात करूं, कहीं ना कहीं अगर मैंने इस प्रोटॉन को निकाला तो नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो, और नेगेटिव चार्ज दोनों साइड डीलोकलाइजेशन, समझ आ रही है। और दोनों साइड डिलोकलाइजेशन में होने की वजह से मेरे पास, और एक और चीज, डिलोकलाइजेशन में होने के बाद क्या होता है कि अगर मेरे पास ये फॉर्म करा, तो मैंने इसे अगर H दे दिया तो कहीं ना कहीं मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी शो कर रहा होता है, समझ आ रही है। तो इसलिए मेरे पास याद रखना, एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स मेरे पास सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं, ठीक है। एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स क्योंकि उनमें जो हाइड्रोजन होता है वो मेरे पास दोनों साइड स्टेबल होता है, ठीक है। तो एक्टिव मिथिलिन कंपाउंड्स कौन कौन से दिख रहा है, ये रहा, ये रहा, ये रहा,
इसके जो हाइड्रोजन है, अगर मैं इसका हाइड्रोजन निकालूं नेगेटिव चार्ज, तो ये दोनों साइड स्टेबल है, इस टाइप भी स्टेबल है, इस टाइप भी कॉन्जुगेशन में। तो कहीं है ना। पर एक और चीज ये भी है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। और याद रखना, एक और ऑक्सीजन, एक और कार्बन लेंगे, इसको जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ भी डिलोकलाइजेशन, यहाँ भी डिलोकलाइजेशन, और इस रिंग के साथ भी डिलोकलाइजेशन। समझ रहे हो, मतलब तीन। एक तरीके से अगर मैं इसे खोल के दिखाऊं, अगर मेरे पास ऐसा है और इसमें नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रखा है बीच में, मैंने ऐसे प्रोटॉन निकाला, क्या करा मैंने कि ऐसा दे रखा था, दो हाइड्रोजन दे रखे थे, बेस आया, सबसे पहले मैं कॉन्जुगेट, मैंने कहा था कॉन्जुगेट बेस बनाओ, ठीक है, उसका बेस आया, उसने प्रोटॉन पकड़ा, निकल गया, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो, ऐसी मैंने चीज बना रखी है, जिसे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। जो मेंटली गरीब है थोड़े, तो उनके लिए मैंने समझाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है मेरे पास, वो क्या करेगा, इधर भी डीलोकलाइज, इधर भी डीलोकलाइज, इधर भी डीलोकलाइज, तीन जगह मेरे पास डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है, तीन जगह मेरे पास रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। और तीन जगह रेजोनेंस होने का कारण मेरे पास सबसे ज्यादा एसिडिक कंपाउंड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे पास सबसे एसिडिक डी, मतलब फोर सबसे ज्यादा आ रहा होगा, फोर का है, ये रहा यार, ये तो एक ही ऑप्शन मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन मैच करेंगे, ये तो एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन मैच करेंगे, ठीक है। पर फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट, फोर्थ के बाद फर्स्ट, पर इन दोनों में कौन सा है? अगर मैं इसके देखूं, ये एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा, इसका एसिडिक हाइड्रोजन, ये रहा, ठीक है। अगर मैं इसको निकालूं नेगेटिव चार्ज, ये तो चलो डिलोकलाइजेशन में है, सेम अगर मैं इसे निकालूं तो ये भी डिलोकलाइजेशन में, पर इन दोनों में फर्क क्या है कि इसके जो लोन पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये भी रेजोनेंस करेंगे, और मैंने कहा था जैसे ही मेरे पास क्रॉस कॉन्जुगेशन आ गया, इसकी ये वाली रेजोनेंस इस वाले को हिंडर हिंडर कर रही है ना, इस वाले के रेजोनेंस को हिंडर कर रही है। तो इसलिए मेरे पास सेकंड की कम होगी फर्स्ट से, मतलब फर्स्ट मेरे पास, थर्ड से, थर्ड मेरे पास ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, ये थर्ड है, अभी सेकंड है, मुझे लग गया, ठीक है। तो मेरे पास डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आगे मूव करते हैं, हमने एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन भी देख लिया। अब हम थोड़ा मूव करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन पे। बेसिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह, बॉन्ड लेंथ वगैरह, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह, एंड सारे टाइप के क्वेश्चंस देख लिए। अब थोड़ा बेसिक स्ट्रेंथ की तरफ मूव करते हैं, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ पहली बार डिपेंड करता है, थोड़ा थ्योरी दे देता हूँ उससे रिलेटेड। बेसिक स्ट्रेंथ मतलब कि मेरे पास नाइट्रोजन के ऊपर जितने ज्यादा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन नाइट्रोजन कहते हैं, नाइट्रोजन के ऊपर जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी, उतनी ज्यादा मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। और मैंने कहा था रेजोनेंस, रेजोनेंस होने की वजह से मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ तो इंक्रीज करती है। मैंने कहा तो जो बीच में नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, वो मेरे पास रेजोनेंस शो करेगा, तो मेरे पास उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। पर याद रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। समझ आ रही है? मतलब जहां मेरे पास रेजोनेंस प्रेजेंट हो गया, वहां पे मेरे पास वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मेरे पास किसको चाहिए, भाई बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करना किसी एच प्लस को, समझ रहे हो, एच प्लस को अट्रैक्ट करना, एच प्लस गेन करना टेंडेंसी होती है मेरे पास बेसिस की। एच प्लस गेन कब करेंगे, कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज को गेन कब करेंगे, जब खुद के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर देंगे रेजोनेंस में, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो पक्का पक्का घट रही होगी, समझ रहे हो। तो मेरे पास रेजोनेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करो यार, ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन करो। अगर मैं देखूं, मोस्ट बेसिक नाइट्रोजन इज, अगर मैं कंपाउंड बना रहा हूँ, उन पे यहाँ पे नाइट्रोजन था, ठीक है। तो मेरे पास कौन कौन सा नाइट्रोजन है, हाँ ठीक है, फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा है, ये क्वेश्चन है तुम्हारा, है ना, सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन। और इनडायरेक्टली सबसे ज्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा होगा, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा आ रही होगी नाइट्रोजन के ऊपर, समझ आ रही है।
सॉल्व करो। ठीक है, करो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, तो मैं अगर ध्यान से देखूं, तो कौन सा नाइट्रोजन सबसे ज्यादा बेसिक है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जिस नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन के ऊपर, वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। इस नाइट्रोजन की बात करूं, तो ये इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मेरे पास कॉन्जुगेशन में है रिंग के साथ। समझ आ गई? अब ये मेरे पास रिंग में कॉन्जुगेशन में है, मतलब ये रेजोनेंस शो कर रहे हैं। तो थर्ड वाला मेरे पास रेजोनेंस शो कर रहा है। समझ आ गई? थर्ड मेरे पास क्या कर रहा है, रेजोनेंस शो कर रहा है। अब रेजोनेंस शो कर रहा है, तो इसकी तो मेरे पास कमी आ रही होगी, बेसिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। ठीक है, अगली तरफ मूव करते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते अभी, पर रेजोनेंस शो कर रहा है, तीन की तो कमी आ रही होगी। फर्स्ट की तरफ मूव करूं, फर्स्ट मेरे पास देखो एक तरीके का पायरोल ग्रुप है, ऐसे टाइप का है। समझ आ गई? अगर मैं इसकी देखूं, ये मेरे पास एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, ये समझ रहे हो, और ये एक टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है। और एरोमेटिक मेरे पास अगर मैं ध्यान से देखूं, एरोमेटिक क्या होता है मेरे पास, एरोमेटिक कंपाउंड मेरे पास ज्यादा स्टेबल होता है किससे, रेजोनेंस से। तो मैंने कहा था जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा कम बेसिक स्ट्रेंथ। तो मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भयंकर भयंकर मेरे पास रेजोनेंस शो करेंगे, और भयंकर रेजोनेंस की वजह से मेरे पास एरोमेटिसिटी गेन होगी, और जहां मेरे पास एरोमेटिसिटी गेन हो गई, वो मेरे पास कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल, और जहां सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर उतनी कम, और उतना कम बेसिक। तो कहीं ना कहीं मेरे पास फर्स्ट मेरे पास सबसे कम बेसिक होगा, और उसके बाद थर्ड, और सबसे ज्यादा बेसिक सेकंड। तो ये है मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, पर मेरे को पूछा था मोस्ट बेसिक, मेरे पास थर्ड आ रहा, सेकंड आ रहा होगा कहीं ना कहीं। समझ आ रही है? सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड क्यों? क्योंकि साइक्लिंग के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखना, मैंने कभी भी याद रखना है रेजोनेंस को रूल, कोई भी मेरे पास एटम होता है जैसे नाइट्रोजन का, और अगर उसके बगल में डबल बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा डबल बॉन्ड ही पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में। समझ रहे हो? उसका डबल बॉन्ड रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा है। तो इसका मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये मेरे पास रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं मेरे पास किसके लिए अवेलेबल है, एच प्लस के लिए। एच प्लस एक्सेप्ट करता है इजिली, और बेसिक स्ट्रेंथ इसकी अच्छी आ रही है। समझ आया क्वेश्चन? ये तुम्हारे कंसेप्चुअल थिंकिंग को बढ़ाएगा, और तुम्हारे जो कुछ भी डाउट्स वगैरह होंगे उनको क्लियर करेगा। समझ आ गई? इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन, एक और है, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, नाइट्रोजन, OMe, ये मेरे पास फर्स्ट। नाइट्रोजन, पेरिडिन, मेरे पास पेरिडिन, पेरिडिन पेरिडिन के साथ सेकंड पोजीशन में Ma2। फोर्थ, इनमें से मेरे पास बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट ए है 3 1 4 2, 3 1 2 4, 3 2 1 4, 1 3 2 4। इनमें से ऑर्डर क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? देखो वही चीज, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो नाइट्रोजन के पास, जिसकी सबसे ज्यादा उसकी ज्यादा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। देखो, अगर मैं पहले की तरफ मूव करूंगा, ये तो सिंपल पेरिडिन है, तो इसमें तो कोई बेसिक स्ट्रेंथ चेक नहीं करनी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मेरे पास किसके लिए,
एस पे एक्सेप्ट करने के लिए, तो इसकी अच्छी खासी बेसिक स्ट्रेंथ आ रही होगी, तो हमें पता है। अब बाकी से कंपैरिजन कर लेते हैं। यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये रहा नाइट्रोजन, ये रहा इसके लोन पेयर, ये इधर आएगा, ये इधर शिफ्ट होंगी, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। कौन सा? मेरे पास ओएमई। ओएमई जो ओएमई लगा, अगर मैं बड़ी पिक्चर में दिखाऊं इसे, तो ऐसे ओएमई लगा हुआ है, ये इधर शिफ्ट, ये नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट। तो लोन पेयर पहले से नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट है, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसका कारण इसकी एस मेरे जो बेसिक स्ट्रेंथ है इसकी और अच्छी हो रही होगी, समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं मेरे पास फर्स्ट, मेरे पास अभी तो अभी के लिए फर्स्ट मेरे पास अच्छा आ रहा है, और थर्ड भी ठीक ठाक ही है, ठीक है, थर्ड भी ठीक ठाक ही है, ठीक है। अगर मैं सेकंड की तरफ मूव करूँ, अगर मैं सॉरी, थर्ड थर्ड तो अभी चेक नहीं करा, सेकंड और फर्स्ट ठीक ठाक है, ठीक है। अगर मैं इसकी तरफ मूव करूं, अगर मैं इसे भी देखूं, नाइट्रोजन लोन पेयर, यहाँ पे भी कई सेम टाइप की चीज दिख रही है, ये रहा लोन पेयर, डीलोकलाइज। बड़ी पिक्चर में देखें, ऐसा है Me2, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर प्रेजेंट, डीलोकलाइज, ये इसके ऊपर डीलोकलाइज, और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है? समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं सेम चीज फर्स्ट की तरह, तो कहीं ना कहीं मेरे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड मेरे पास, फर्स्ट एंड थर्ड मेरे पास सेकंड से ज्यादा आ रहे हैं, समझ आ रही है? समझ आ रही है? फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड से ज्यादा आ रहे होंगे, तो पर फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा कौन है? देखो, अगर मैंने जब इसको ऑक्सीजन, इस ओएमई में इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इस केस में देखूँ, यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो मैंने कहा था मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज, समझ आ रही है? तो इसका मतलब ज्यादा अच्छे से कौन दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन वाला केस, समझ रहे हो? नाइट्रोजन। तो मेरे पास सबसे ज्यादा थर्ड की आएगी, थर्ड में सबसे ज्यादा किसकी? सब में डी को छोड़ दे, ठीक है। थर्ड की फर्स्ट से ज्यादा है, थर्ड की फर्स्ट से ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं बात करूं थर्ड की फर्स्ट से ज्यादा है, सेकंड एंड फोर्थ में क्या है? थर्ड फर्स्ट। पर अगर मैं फोर्थ की बात करूं, फोर्थ में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेरे पास प्लेन की तरह, पर इसमें से दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे। ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इस वाले नाइट्रोजन से खींच रहा होगा, और ये इस वाले नाइट्रोजन से खींच रहा होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे होंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे में कम करी, तो मेरे पास जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो अपने आप ही मेरे पास कम ही आ रही होगी। बेसिक स्ट्रेंथ मेरे पास, बेसिक स्ट्रेंथ मेरे पास कम ही आ रही होगी। तो मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा आ रहा है? मेरे पास सबसे ज्यादा बेसिक आ रहा है थर्ड वाला, ठीक है। थर्ड वाला क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। तो नाइट्रोजन मेरे पास अच्छी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करा होगा इस वाले नाइट्रोजन को, और उसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करा रहा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ अपने आप इंक्रीज होगी, तो थर्ड सबसे ज्यादा, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद फर्स्ट। तो फर्स्ट वहाँ कहाँ पे है? इसमें नहीं है, इन दोनों में फर्स्ट है, तो वो दोनों आगे, ठीक है। तो आप किस में करते हैं? सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड और फोर्थ में मैंने कहा फोर्थ एक दूसरे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करा होगा, तो कोई भी नाइट्रोजन मेरे पास इतना बेसिक नहीं होगा जितना मेरे पास सेकंड होगा। तो थर्ड फर्स्ट, देन सेकंड, देन फोर्थ, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन इज बी। समझ आ गई? समझ आ गया बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चंस भी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। एसिडिक स्ट्रेंथ से रिलेटेड, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। कौन से कितने? पहली बात तो कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और यहाँ पे दो हाइड्रोजन, ये और ये।
इन सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है? देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूँ, ऐसे मैं इसे हटा दूं नेगेटिव चार्ज, तो एसिडिक कौन सा हाइड्रोजन है? नेगेटिव चार्ज करूंगा तो मेरे पास ये दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो इसका चार्ज विड्रॉ कर लेंगे ना, जो इसका चार्ज विड्रॉ कर लेंगे। मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज तो हो जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को कम करेंगे, ठीक है। पर इसमें कोई डिलोकलाइजेशन वगैरह रेजोनेंस वगैरह देखने को नहीं मिल रहा। अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज, मैंने कहा था नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास रेजोनेंस में है तो रेजोनेंस की वजह से मेरे पास एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करी होगी और उतना अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होगा वो, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं, इस पे नेगेटिव चार्ज लगाऊं, यहाँ पे भी कोई डिलोकलाइजेशन देखने को नहीं मिल रही। नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ऐसे होंगे। सेम इस केस में नहीं मिल रही नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये भी इसको निकालूंगा तो यहाँ से तो और ही कुछ नहीं होगा, इस वाले नेगेटिव चार्ज को तो कुछ ही नहीं होगा। पर जो अगर मैं इधर क्रिएट करूंगा नेगेटिव चार्ज, तो इधर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़े इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेंगे तो थोड़ा बहुत स्टेबल बनेंगे। पर अगर मैं यहाँ देखूँ नेगेटिव चार्ज, तो ये इधर देखो सल्फर है मेरे पास, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलिनियम। तो डाउन द ग्रुप जाते वक्त मेरे पास ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, है ना। तो ऑक्सीजन के नीचे आता है तो कहीं ना कहीं मेरे पास वहां पे डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, अगर तुम्हें कुछ पता हो डी ब्लॉक का, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हो जाते हैं, तो डी ऑर्बिटल मेरे पास ऐसे हो जाएंगे। जब डी ऑर्बिटल आ जाएंगे तो ये मेरे पास कॉन्जुगेशन शो करने लग जाएगा, रेजोनेंस शो करने लग जाएगा, कॉन्जुगेशन। तो जो नेगेटिव चार्ज है मेरे पास रेजोनेंस में होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज मेरे पास रेजोनेंस में होगा इस वाले सल्फर के साथ, और सेम विद इस वाले सल्फर, सेम विद इस वाले सल्फर। तो जो नेगेटिव चार्ज है सल्फर के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए जहां मेरे पास नेगेटिव चार्ज स्टेबल, बहुत अच्छे से स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबल, ठीक है, और कॉन्जुगेशन से स्टेबल, तो कहीं ना कहीं मेरे पास अच्छा एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो कहीं ना कहीं मेरे पास सबसे एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ आ रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई? तो आज का लेक्चर तुम्हें समझ आया? ये पूरी वन शॉट सीरीज जो मैं लेके आया हूँ जीओसी से रिलेटेड, क्लास 11 जीओसी, है ना, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने वो अच्छे से कवर कराने की कोशिश करी, चाहे डायपोल मोमेंट हो, रेजोनेंस हो, चाहे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स वगैरह हो, एसिडिक स्ट्रेंथ हो, बेसिक स्ट्रेंथ हो, इनके जो कंपैरिजन क्वेश्चन हो सारे तुम्हारे सामने लेके आया हूँ, पीवाईक्यूज वगैरह लेके आया हूँ, और अच्छे से थ्योरी के साथ तुम्हें समझाने की कोशिश करी गई इस लेक्चर में, है ना। होप कर दो तुम्हें अच्छा लेक्चर अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो द नॉलेज कैश को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारा टेलीग्राम चैनल द नॉलेज कैश को ज्वाइन करो, और हमारे सोशल मीडिया वगैरह को भी फॉलो करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। बाय।